प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर के हमारे मुख्य टॉपिक है, पहला है प्रणोद तथा दाब और दूसरा है उत्प्लावन। अब देखिए कि ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही आसान हैं। आसान होने के साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है समझने में। तो आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो आपने इसका कोई भी पार्ट जो है मिस नहीं करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्रणोद या थ्रस्ट क्या होता है। इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वस्तु की एक सतह है, ठीक है, ये किसी वस्तु की एक सतह है। इस सतह पर, इस सतह के लंबवत लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। लंबवत का मतलब है कि इस सतह से इस बल के बीच में जो कोण है ना वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक। तो ये बात हमने लिखी है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है या थ्रस्ट कहलाता है, ठीक। अब प्रणोद की परिभाषा के बाद हम समझते हैं कि दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो अब देखिए कि हमने प्रणोद में तो यहाँ पर जो क्षेत्र लिया था ना, वो क्या लिया था? पूरी वस्तु का क्षेत्र लिया था। अब जो है यहाँ पर ये हम एकांक क्षेत्रफल लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल, ये एकांक क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ भाई? एकांक का मतलब होता है एक यूनिट, यानी जैसे ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया या 1 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। यानी क्षेत्रफल की हमें इकाई के बराबर लेना होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई आपको पता ही है कि वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर कुछ इस तरह से होता है। तो अगर ये क्षेत्रफल जो है वो एक इकाई है, एक यूनिट या एक एकांक है, तो उस पर जो थ्रस्ट लगता है, उस पर जो प्रणोद लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद जो है क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो क्षेत्रफल लिया वो क्या है कि एकांक नहीं है, ठीक है। तो हम उसको एकांक बना लेंगे। जैसे मान लिया क्षेत्रफल क्या है? ए है। क्षेत्रफल क्या है? ये कितना? ए। और इस पर जो प्रणोद लग रहा है वो कितना है? एफ है। तो हम ये कहेंगे कि ए क्षेत्रफल पर प्रणोद लग रहा है कितना? एफ। और एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लग रहा है वो है एफ बाई ए। और एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो यहाँ से देखिए कि दाब का सूत्र भी हमारे पास आ गया है, ठीक। दाब का सूत्र भी हमारे पास निकल करके आ गया। क्या है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। अगर प्रणोद ना लिखना चाहो तो आप इसको लंबवत बल भी कह सकते हो, ठीक। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल जो है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद जो है वो दाब कहलाता है। दाब को दबाव भी कह देते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि दाब को हम P से डिनोट करते हैं, P फॉर प्रेशर। प्रणोद को हम F फॉर फोर्स बाई एरिया, क्षेत्रफल को एरिया। तो P इज इक्वल टू F बाई ए। ये हमारे पास क्या है? एक सूत्र है। अब हम बात करते हैं दाब के मात्रक की। दाब का मात्रक, और मात्रक भी हम ज़्यादातर कौन सा कंसीडर करते हैं? एसआई मात्रक जो होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में, जो मात्रक होता है उसकी हम बात करते हैं। तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो किसके बराबर होगा? तो ये इसको हम सूत्र के द्वारा ही निकाल सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक
बल का एसआई मात्रक वटे में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। अब देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ठीक। अब कोई कहता है कि जी 1 पास्कल को परिभाषित करके दिखाओ, 1 पास्कल को परिभाषित करके दिखाओ। तो हम ये कहते हैं कि यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन का बल लगता हो, 1 न्यूटन का प्रणोद लगता हो, तो दाब जो है वह किसके बराबर होगा, 1 पास्कल के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए कि 1 पास्कल की परिभाषा हम लिख भी सकते हैं कि यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन का प्रणोद लगता हो, तो जो दाब है, तो दाब 1 पास्कल होगा। ठीक। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इस चीज़ को कई जगह यूज़ करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये हम इसके सूत्र से ही पता कर सकते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद वटे में क्षेत्रफल। ठीक। तो दाब के सूत्र में चीजें ही 2 है, तो इन्हीं पे डिपेंड करेगा नहीं है। तो प्रणोद मीन्स की उस क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। ठीक। लंबवत बल है वो प्रणोद है, और दूसरा क्या है, क्षेत्रफल है। तो दाब को प्रभावित करने वाले 2 ही कारक है, कौन कौन से, एक तो वस्तु पर लगाया गया लंबवत बल, और दूसरा जो है उसकी सतह का क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल अधिक हो गया तो दाब कम हो जाएगा। देखिए किसी भी भिन्न का हर जितना अधिक होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जैसे मान लीजिए एक तो आप लिखते हैं 2/5, एक लिखते हैं 2/10। तो देखिए यहाँ पर भिन्न जो है उसका हर देखिए बड़ा है, तो ये भिन्न जो है छोटी होगी, यहाँ पर हर जो है छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम हो जाएगा। ठीक। और क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही दाब अधिक हो जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हम ये ज़मीन है और इस पर पैदल चल रहे हैं। ठीक। और हम नंगे पांव पैदल चल रहे हैं, तो हमारे पैर के नीचे एक तो इस तरह का पत्थर आता है और एक इस तरह का निकुल्ला पत्थर आता है। ठीक। तो चुभन कौन से केस में ज़्यादा होगी। ठीक है, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। तो अगर एक तो हमारा पाँव आता है इसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, एक इसके ऊपर पाँव रखते हैं, तो चुभन किस में ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, सभी महसूस कर सकते हैं कि सेकंड केस में ज़्यादा होगी। क्यों होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पाँव रखा और यहाँ पर भी पाँव रखा, तो दोनों पर बल तो क्या लगा, समान लगा। जितना हमारे अंदर वेट है वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बल तो दोनों पर समान है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ज़्यादा है क्योंकि पत्थर थोड़ा सा गोल या चपटा है। ठीक। और यहाँ पर निकुल्ला पत्थर है, तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो कम है। यहाँ क्षेत्रफल इतना है, यहाँ क्षेत्रफल कुछ इतना है। ठीक। यहाँ क्षेत्रफल अधिक है तो यहाँ दाब कम हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर दाब कम और यहाँ पर दाब
अधिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ दाब अधिक होने की वजह से जो है इस पत्थर से हमें चुभन महसूस होगी। ये काफ़ी अंदर जो है प्रेशर डालेगा, प्रेशर मीन्स कि दाब यहाँ पर अधिक होगा। ठीक, तो इस एग्जाम्पल से ये तो स्पष्ट हो गया कि सतह का क्षेत्रफल जो है वो दाब को किस तरह से प्रभावित करता है, कि क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही दाब अधिक होगा। ओके, और दूसरा हम ये निकुला पत्थर हम दोबारा कंसीडर करते हैं। इस पर एक बार तो हम बिल्कुल धीरे से पाँव रखते हैं। ठीक, एक इसके ऊपर पूरा हमारा भार जितना शरीर का वो इसके ऊपर जो है रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बल कम लगाएंगे और यहाँ पर बल अधिक लगाएंगे, अगर बल कम लगाएंगे तो यहाँ पर दाब क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर बल हम अधिक लगा रहे हैं तो यहाँ पर दाब अधिक होगा। अगर आप धीरे से इसके ऊपर पाँव रखोगे तो इसमें इतनी चुभन नहीं होगी, दाब कम होगा। और अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया इसी पत्थर के ऊपर, आपने ज़्यादा बल लगा दिया तो दाब अधिक होगा और ये चुभन आपको महसूस होगी। तो अब आपको पता लग गया कि बल से भी जो है वो दाब प्रभावित होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं कि आपने ड्राइंग पिन की हेल्प से अपने स्कूल में किसी बोर्ड के ऊपर जो है अपनी कोई एक्टिविटी या ऐसे पेपर जो है वो चिपकाया होगा। ठीक है, जैसे हम बोर्ड के ऊपर ऐसे पिन लगा करके चिपकाते हैं ना, और ये इसको बोलते हैं ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन जो है आगे से काफ़ी नुकीली होती है, तिखी होती है, और पीछे से इस तरह से जो है इसका काफ़ी बड़ा जो है वो डायमीटर होता है। तो जैसे आप इसको यहाँ पर अंगूठा रख करके जो है यहाँ पर चुभोते हो तो यहाँ देखिए कि अगला हिस्सा बोर्ड के अंदर चला जाता है, जबकि आपके अंगूठे को जो है वो बिल्कुल भी दाब महसूस नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर हालांकि आप अंगूठे से बल तो लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से अंगूठे पर दाब जो है वो कम लगा, लेकिन अगली तरफ क्षेत्रफल कम होने की वजह से जो है बोर्ड के ऊपर दाब ज़्यादा लगा और ये पिन बोर्ड के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब आइए आगे दाब के कुछ और उदाहरण हम पढ़ते हैं, और इन्हीं उदाहरणों पर आधारित हमारे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये कहता है कि ऊंचे भवनों के आधार नींव चौड़े बनाए जाते हैं ताकि भवन का भार या बल जो है वो अधिक क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम पड़े। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऊंचे भवनों के आधार या नींव जो है वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। ठीक, तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये ऊंचे भवन का आधार है, ये ज़मीन के अंदर जैसे हम काफ़ी पहले चौड़ा कंक्रीट वगैरह से ऐसे बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कुछ और कम ईंटें लगाते हैं, फिर और कम ईंटें लगाते हैं, और फिर इसके ऊपर दीवार खड़ी करते हैं। ठीक, तो इस तरह से नीचे से कोई भी भवन आप बनता हुआ देखोगे ना, तो नीचे से इसका आधार जो हम चौड़ा बनाते हैं ताकि इसके ऊपर जो दीवारें खड़ी हो, जो भवन का जो पूरा का पूरा जो भार आता है, भार क्या होता है, एक किस्म का बल ही होता है, तो वो इतने बड़े क्षेत्रफल पर पड़े। ठीक, अगर अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेगा तो यहाँ पर दबाव कम होगा, दाब कम होगा, तो इसका भवन का नीचे ज़मीन में धंसने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। ठीक, अब जो दूसरा एग्जाम्पल है ये आपके स्कूल बैग से रिलेटेड है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक स्कूल बैग है, बुक से भरा हुआ है। ठीक है, और जो कंधे पे टांगने वाली जो पट्टी है वो हम क्या करते हैं कि एक बैग तो ऐसा जिसकी पट्टी ऐसे बिल्कुल क्या हो, मजबूत डोरी से, पतली डोरी से बनी हुई हो, एक बैग तो ऐसा है, एक में इस तरह से मोटी मोटी स्ट्रिप लगी हुई है, ये जो आपने कंधे पर जो टांगनी है ना जो डोरी। ठीक है, एक में तो क्या मोटा पट्टा लगा हुआ है, एक में इस तरह से पतली पतली रस्सी, मजबूत रस्सी लगी हुई है। आप दोनों में बुक्स जो है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों में भार समान है, तो आपको कौन सा बैग उठाना अच्छा लगेगा, ये वाला या ये वाला? सिंपल सी बात है, आपको जब ये उठाओगे तो ये रस्सियाँ जो है आपके कंधे पर चुभेगी। ठीक है ना, जबकि ये नहीं चुभेगी। क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्रफल अधिक है।
ठीक, क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से जो है शरीर पर दाब जो है वो कम होगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा, और ये जो है चुभन पैदा करेगी। ठीक, तो यही हमने लिखा कि एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे वाले बैग को ले जाना चौड़े पट्टे वाले बैग की अपेक्षा अधिक कठिन तथा कष्टप्रद होता है, क्योंकि पतली मजबूत डोरी वाले बैग में बैग का भार बहुत कम क्षेत्रफल पर लगता है और बहुत अधिक दाब उत्पन्न करता है। ठीक, और इसी तरह से काटने वाले जो औजार हैं उनकी धार क्या है, तेज होती है, यानी उसकी धार बिल्कुल पतली बनाई जाती है। ठीक, या उनके सतह का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, ताकि बल लगने पर अधिक दाब उत्पन्न कर सके और काटने में क्या हो, आसानी हो। ठीक, इसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो कील होता है ना, कील, उसका आगे का हिस्सा जो है नुकीला क्यों बनाया जाता है, उसका भी सेम टू सेम आप यही जवाब दे सकते हैं। ठीक, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्प्लावन। उत्प्लावन से पहले हमें तरल क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है, कि ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, उस ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। अब आपको ये पता है कि जितने भी द्रव है और गैसें हैं वो सभी फ्लो कर सकती है, वो सभी बह सकती है, इसलिए जितने भी द्रव है और गैस है वो क्या है, तरल है। अब तरल की खास बात ये है कि ये सभी दिशाओं में दाब लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक बिक्कर है, इसमें हमने पानी डाल लिया। ठीक, तो ये जो है सभी दिशाओं में जो इसकी दीवारों पर जो है वो क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये सभी दिशाओं में दाब लगाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्प्लावन की, बायोनेंसी की। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि एक टब में या एक बाल्टी में पानी लेकर के एक खाली बोतल लेके उसका ढक्कन अच्छे से बंद कर लें, और उसको आपने क्या करना, पानी में डुबोना है। ठीक, जब आप पानी में डुबोगे ना तो एक चीज़ महसूस करोगे कि पानी जो है इस बोतल में ऊपर की तरफ बल लगाता है, आपके हाथ को महसूस होगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम किसी भी वस्तु को पानी में डुबोते हैं या किसी भी तरल में डुबोते हैं, तो वो तरल पदार्थ क्या करता है, उस वस्तु में ऊपर की ओर बल लगाता है। तो ये ऊपर की तरफ जो लगने वाला जो बल है इसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, समझ गए बात को। अब देखिए, इस वस्तु पर दो तरह के बल लग रहे हैं। एक तो गुरुत्वीय बल लग रहा है जो नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इससे गुरुत्वीय बल तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन जो तरलों के द्वारा जो बल लगता है वो क्या लगता है, ऊपर की ओर लगता है, और ये ऊपर की तरफ लगने वाला बल ही क्या है, उत्प्लावन बल है, बायोनेंसी है। ठीक, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल आसान भाषा में, जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है वस्तु को नीचे की ओर, वह तरल उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है। वस्तु पर तरल द्वारा लगने वाला यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अगर आप चाहो तो ये चीज़ काट भी सकते हो कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो ये भार वाली लाइन आप काट भी सकते हो। ठीक, तो तरल जो है उस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, वस्तु पर तरल द्वारा लगने वाला यह बल जो है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। सिर्फ उत्प्लावन की इतनी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। अब उत्प्लावन बल के बारे में कुछ खास बातें देखिए कि उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, ये हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर ही लगेगा। दूसरी खास बात यह है कि बल का परिणाम द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर द्रव का घनत्व अधिक है तो उत्प्लावन बल अधिक होगा, और कम है तो कम होगा। ठीक, अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमें पता है कि वस्तु का जो भार है वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यानी गुरुत्वीय बल जो है वो नीचे की तरफ लगता है, और जो उत्प्लावन बल है इसको मैं बायोनेंट फोर्स ऑफ भी कह देता हूँ, ये हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। तो अगर
गुरुत्वीय बल अधिक है, नीचे की तरफ लगने वाला बल अधिक है, तो ये वस्तु पानी में डूब जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे की तरफ लगने वाला बल अधिक है यानी इसका भार अधिक है और उत्प्लावन बल कम है, तो इसका निष्कर्ष ये है कि वस्तु डूब जाएगी। ठीक। और अगर गुरुत्वीय बल कम है और उत्प्लावन बल अधिक है तो वस्तु तैरेगी। क्लियर। इस बोतल के केस में ऐसा होगा, बोतल को आप रखोगे ना ऐसे पानी में, तो आपको पता लगेगा कि जो उत्प्लावन बल है वो अधिक है, तो ये बोतल तैरने लग जाएगी। और इस बोतल के बजाय जो है आप कोई भी लोहे की चीज़ आप इसमें रखना है यहाँ पर। ठीक है, कोई लोहे का टुकड़ा हो उसको रखना आप, तो उत्प्लावन बल तो उस पर भी लगेगा लेकिन उसका वेट अधिक होने की वजह से जो है सिंक हो जाएगा, इसमें डूब जाएगा। ठीक है। अभी जैसे हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ये गुण पढ़ रहे हैं ना इसका उत्प्लावन बल के, तो यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की थी घनत्व, कि बल का परिणाम किस पे डिपेंड करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व क्या चीज़ होती है अब ये समझाता हूँ आपको। घनत्व को समझने से पहले हमें एकांक आयतन क्या होता है इसको समझना होगा। एकांक आयतन का मतलब क्या है कि जैसे एक मैं ऐसा क्यूब या एक ऐसा घन अज्यूम करता हूँ कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, एक एक इकाई हो। जैसे एक एक इकाई में जैसे ऐसा इकाई ले लेता हूँ मैं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक। एक घन जिसकी भुजा क्या हो, 1 मीटर हो, तो ऐसा आयतन या इस घन का जो आयतन है वो क्या कहलाएगा, एकांक आयतन, 1 घन मीटर कहलाएगा। ठीक। वैसे अगर छोटी इकाइयों में अगर एकांक लें तो यहाँ पर आप 1 मीटर की जगह पर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ठीक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ असाई मात्रक की, तो असाई मात्रकों में एकांक आयतन जो है वो 1 घन मीटर होता है। ठीक। अब बात करते हैं हम घनत्व की, कि एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आ सकता है किसी पदार्थ का, एकांक आयतन में किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान आ सकता है वह क्या कहलाता है, उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। चलो उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक इस टाइप का एक खाली डिब्बा है। ठीक। 1 घन मीटर का एक लोहे का डिब्बा मान सकते हो, किसी भी चीज़ का, प्लास्टिक का टैंक मान सकते हो आप, या ब्रिक्स का बना हुआ, ईंटों का बना हुआ टैंक आप इसको मान सकते हो। तो इसमें देखिए मान लेते हैं मैं पानी डालता हूँ, कितना क्या डालता हूँ, पानी डालता हूँ, और जो इसके अंदर पानी आ गया उसका द्रव्यमान जो है वो 1000 किलोग्राम आ गया। ठीक। तो जो पानी का घनत्व है वो 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर आ जाएगा, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक। और इसके अंदर अगर हम पानी की बजाय जो है हम लोहा डाल दें, पूरे को लोहे से भर दें। ठीक। तो लोहा जो है 1000 की बजाय ज़्यादा इसमें द्रव्यमान आएगा। ठीक। तो इसका मतलब जो है लोहे का घनत्व अधिक है, पानी का घनत्व कम है। ठीक। तो घनत्व की परिभाषा यहाँ से देखिए कि किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक। या किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान जो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब देखिए कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बीकर है और उसका आयतन कितना है, उसका आयतन है V, और उसमें मैंने कोई भी पदार्थ डाल दिया, उस पदार्थ का द्रव्यमान है M, उसका द्रव्यमान कितना है, M है। ठीक। तो इसका घनत्व कैसे निकालोगे, इसका घनत्व मैं ऐसे निकालूंगा कि V घन मीटर में आयतन कितना आ गया, M, और 1 घन मीटर में आयतन कितना आएगा, M/V, और 1 घन मीटर में जो आयतन आएगा वही क्या है, इसका घनत्व है।
घनत्व को मैं जो है एक ग्रीक भाषा के लेटर रो से डिनोट करता हूँ। तो रो बराबर m/v। ठीक, कई बुक्स में इसको d के द्वारा भी लिखा, d = m/v, आप जो मर्जी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि घनत्व जो है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक, और अब बात करते हैं घनत्व के मात्रक की। घनत्व का मात्रक, अब किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जब निकालना हो ना, तो उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। सूत्र पता है तो मात्रक भी निकल जाएगा। घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, बटे में आयतन का मात्रक घन मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये घनत्व का मात्रक हो गया। ठीक, और ये सारा हिसाब किताब हम असाई में करें तो ये असाई मात्रक है। ठीक, असाई के अलावा अगर आप ऐसा करते हो कि द्रव्यमान को आप किस में मापते हो? ग्राम में मापते हो, और आयतन को जो है आप घन सेंटीमीटर में मापते हो, तो अन्य मात्रक जो है घनत्व के ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर असाई मात्रक पूछा जाए तो आपसे किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब आगे कुछ एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके सभी के आंसर हम आज के लेक्चर में कर चुके हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके जो नोट्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप जस्ट एक क्लिक करते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पिछले चैप्टर के नोट्स और वीडियो चाहिए ना, तो मेरी मोबाइल ऐप है सुरेश लेक्चरर के नाम से। प्ले स्टोर में जा कर के आप लिखोगे ना ऊपर सुरेश लेक्चरर, तो सबसे ऊपर ही आ जाएगी। बाकी यहाँ पर जैसे लोगो है ना, ऐसा लोगो आप पहचान ही लोगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अपने सभी चैप्टर्स के वीडियोस, नोट्स वगैरह आराम से देखना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए लास्ट में इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कहता है कि एक वेटिंग मशीन है, एक तुला है, उस पर आप अपना द्रव्यमान जो 42 किलोग्राम नोट करते हैं। तो क्या आपका द्रव्यमान जो 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है? तो देखिए ये तुला है, इसके ऊपर ये मान लेते हैं कि हम खड़े हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग आई है ना, वो कितनी आई है? 42 किलोग्राम। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तव में हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम है या उससे कम ज़्यादा है कुछ? तो जैसे हमारा शरीर जो है पूरा का पूरा कहाँ पर है? हवा में है। ठीक, और हवा क्या होती है? तरल होती है। जब तरल पदार्थ में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है? एक उत्प्लावन बल लगता है। ठीक, और वास्तव में हमारा भार जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये उत्प्लावन बल क्या करता है? इस भार को कुछ कम कर देता है। ठीक, तो वास्तव में हमारा भार जो कुछ ज़्यादा है। ठीक, तो अगर ये उत्प्लावन बल ना होता तो यहाँ 42 किलोग्राम के बजाय कुछ ज़्यादा हमारी यहाँ पर रीडिंग आती। तो हम ये कहते कि हमारा द्रव्यमान वास्तव में 42 किलोग्राम से अधिक है। ठीक, क्योंकि तुला पर जब हम हमारे शरीर का वजन करते हैं तो हमारे शरीर पर ऊपर की तरफ भी एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने पिछले लेक्चर में तो भार और द्रव्यमान दोनों चीज़ें अलग अलग दिखा दी और यहाँ पर दोनों मिक्स कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या है कि वेटिंग मशीन क्या है? वास्तव में भार ही तोलती है और उसकी रीडिंग को जो है ना द्रव्यमान में कन्वर्ट करके दिखा देती है यहाँ पर। ठीक है, और वैसे भी अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का 1 किलोग्राम है ना, तो उसका भार हम कितना लेते हैं? 1 किलोग्राम वेट लेते हैं। ठीक, तो आम बोलचाल की भाषा में जो है हम इन दोनों में ज़्यादा अंतर
समझते नहीं है, लेकिन साइंस की भाषा में इसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि ये तो एक बल है और ये पदार्थ की मात्रा है, इनके मात्रक भी अलग अलग हैं। ठीक, तो यहाँ पर वेटिंग मशीन तोलती तो भार है, बल देखती भी कितना लग गया यहाँ पर, लेकिन उसकी जो रीडिंग आती है वो किलोग्राम में आती है, यानी द्रव्यमान के रूप में जो है शो कर देता है, क्योंकि 1 किलोग्राम वेट जो है वो कि जिस वस्तु का भार 1 किलोग्राम वेट होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 किलोग्राम ही होता है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास एक रुई का बोरा है और एक लोहे की छड़ है। ठीक, तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं, तो वास्तविकता में एक दूसरे से ये भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन भारी है और क्यों? कि वास्तविकता ये है कि एक दूसरे से भारी है, तो आपको ये बताना है कौन सा भारी है और क्यों भारी है। तो देखिए, ये वेटिंग मशीन है, एक पे तो आपने 100 किलोग्राम का एक रुई का बोरा रख दिया, क्या रख दिया, ये रुई का बोरा रख दिया। ठीक, और दूसरे पे ये 100 किलोग्राम की एक लोहे की छड़ रख दिया आपने। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उत्प्लावन बल अधिक है। ठीक है, और यहाँ पर उत्प्लावन बल जो है कम है, तो रीडिंग दोनों के सेम है, तो इसका मतलब इसका वजन अधिक होगा और इसका वजन कम होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बताई है कि रुई का बोरा अधिक भारी है, क्योंकि रुई के बोरे पर वायु का उत्प्लावन बल उसके अधिक आयतन के कारण लोहे की अपेक्षा अधिक होगा। जितना आयतन अधिक होगा उतना ही उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। ठीक, उत्प्लावन बल अधिक है तो इसका मतलब इधर रीडिंग सेम है मशीन पे। ठीक, इसका मतलब ये अधिक भारी है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है इसकी डेफिनेशन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। और इसके बाद एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है हमारा अपेक्षिक घनत्व, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और इसी पर आधारित जो हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।